हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की लोक जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष नाम की इम्पोर्टेंट किताब के यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 लोकनाट्य रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश में एक ही लोकनाट्य क्यों नहीं है, बल्कि अनगिनत रूप क्यों है? क्यों कहीं रामलीला होती है तो क्यों कहीं रासलीला होती है, कहीं नौटंकी और कहीं मालवा का माच। तो आज हम जानेंगे लोकनाट्य के इन विविध रूपों की रोमांचक यात्रा के बारे में। तो चलिए, इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, भारत की सांस्कृतिक परंपरा में लोकनाट्य का विशेष स्थान है। यह धार्मिक, सामाजिक और मनोरंजन तीनों का संगम है। तो स्टूडेंट, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है उसमें लोकनाट्य का एक अछूता, एक अलग ही विशेष स्थान पहले से मिला हुआ है। तो यह केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि यह धर्म, समाज और संस्कृति का एक संगम या उनका सभी का एक मेल भी है। तो लोकनाट्य के विविध रूप अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। इनमें स्थानीय बोली, वेशभूषा, संगीत और नृत्य का समावेश होता है। स्टूडेंट, यह धर्म को जीवित रखता है और समाज को आईना दिखाता है और लोगों को जोड़ता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, जैसे गांव का मेला हो, चौपाल पर रात भर की महफिल हो या फिर किसी त्योहार का अवसर, तो लोकनाट्य हमेशा वहां होता है। तो यही हमारा एक छोटा सा उदाहरण था लोकनाट्य को समझाने का। तो ये तो हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विविध भाषा क्षेत्रों के विविध लोकनाट्य रूप और शैलियाँ। तो अब हम बात कर लेते हैं विविध भाषा क्षेत्रों के विविध लोकनाट्य रूप और उनकी शैलियों के बारे में। तो स्टूडेंट, अब भारत की यात्रा करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन से लोकनाट्य रूप विकसित हुए हैं। तो उनमें से हमारा सबसे पहले जो आता है वो हमारी रामलीला आती है। तो इस टाइप से हमारी कुछ रामलीला होती है। तो इसमें विषय क्या है? रामायण की कथा, स्वरूप है नाट्य अभिनय प्लस संवाद प्लस भजन कीर्तन। तो रामलीला यानी कि रामायण की अमर कथा। नवरात्र और विजयदशमी पर जब गांव गांव में लोग इकट्ठा होते हैं, मंच सजता है और बच्चे बूढ़े सब मिलकर देखते हैं, तो यही थी हमारी रामलीला। तो समय इसका क्या था? खासकर नवरात्रि और विजयदशमी में मंचन। महत्व क्या होता है? धार्मिक आस्था, नैतिक शिक्षा, समाज में आदर्श प्रस्तुत करना। तो इसमें हमारे संवाद, गीत और अभिनय मिलकर धर्म, नैतिकता और आदर्श जीवन का हमें संदेश देते हैं। केंद्र क्या है इसका? उत्तर प्रदेश, अयोध्या, वाराणसी, रामनगर सबसे प्रसिद्ध। तो विशेष रूप से अयोध्या, वाराणसी और रामनगर की जो रामलीला है तो वो हमारे विश्व भर में प्रसिद्ध रामलीला है। तो ये तो हमारी रामलीला हो गई। रामलीला के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रासलीला। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कन्हैया जी के बारे में, जिन्होंने बहुत ही रासलीला दिखाई है। तो अब हम श्री कृष्ण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें विषय क्या रहता है? इसमें विषय रहता है श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाएं। स्वरूप रहता है नृत्य और संगीत प्रदान। समय रहता है खासकर जन्माष्टमी और होली के अवसर पर। तो स्टूडेंट, अगर रामलीला राम के आदर्शों की बात करती है तो जो रासलीला है वो कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करती है। ब्रजभूमि, वृंदावन और मथुरा में जब जन्माष्टमी या होली पर रासलीला होती है तो जो उस समय का माहौल होता है वो पूरा प्रेम और भक्ति से भर जाता है। इसकी विशेषता क्या है? नृत्य गीत के माध्यम से भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति। तो इसकी खासियत है नृत्य और संगीत। साथ ही इसमें गोपी और कृष्ण का संवाद, ज्ञान और रासमंडल में नृत्य, ये सब मिलकर हमें यही दिखाता है कि भक्ति और प्रेम जीवन के मूल है। केंद्र इसका क्या रहा है? वृंदावन और मथुरा, जो कि हमारे ब्रज के क्षेत्र है। तो यही थी हमारी रासलीला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मालवा का माच। तो अब हम बात कर लेते हैं मालवा के माच के बारे में।
इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश मालवा। स्वरूप है लोकगीत और संगीत प्रधान नाट्य है। मंचन खुली जगह, गांव की चौपाली है, मेले त्योहारों में। तो अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जो कि यहाँ की मिट्टी की पहचान है माच। तो गांव की चौपाल पर खुले मैदान में जब ढोलक और हारमोनियम बजते हैं और कलाकार गीत कथाएं और धार्मिक कथाएं नाते गाजते और हुए सुनाते हैं, तब पूरा गांव उसमें खो जाता है। तो माच की विशेषता क्या है? माच की विशेषता इसमें यही है, संगीत, हास्य और व्यंग का मिश्रण इसमें होता है। साथ ही विषय होता है धार्मिक कथाएं, वीर कथाएं और सामाजिक संदेश। तो यह केवल मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि लोक जीवन की सच्चाइयों को भी माच में उजागर किया जाता है। तो ये हमारे मालवा का माच हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर प्रदेश की नौटंकी। तो अब हम बात कर लेते हैं नौटंकी के बारे में, उत्तर प्रदेश की नौटंकी के बारे में। तो क्षेत्र रहता है उत्तर प्रदेश, विशेषकर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। स्वरूप नाट्य प्लस संगीत प्लस नृत्य है। तो अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ की ओर। तो यहाँ की चौपालों और मेलों की जान है नौटंकी। ढोलक, नगाड़ा, हारमोनियम की थाप पर जब भी कोई कलाकार वीर गाथाएं, प्रेम कहानी और सामाजिक मुद्दे सुनाकर गाते हैं, तो पूरी रात गांव जागता रहता है। तो विशेषता में क्या आता है? स्थानीय बोली और हास्य व्यंग्य इसमें होता है। ढोलक, हारमोनियम, नगाड़ा का प्रयोग इसमें किया जाता है। वीर, प्रेम कथाएं और सामाजिक विषय इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और महत्व क्या है इसका? गांव शहर में रात भर चलने वाला लोकप्रिय मनोरंजन। तो जो नौटंकी की भाषा होती है वो आम लोगों की बोली होती है, जिसमें कि हमें संपूर्ण हास्य और व्यंग मिलता है, और इसलिए यह लोगों के दिलों से सीधे जुड़ती है। तो इस तरीके से कुछ नौटंकी होती है। तो आज के टाइम में जो हम देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा नौटंकी के उसमें फेमस माना जाता है, जो हमारे यूपी एरिया में माना जाता है, वेस्ट यूपी में, उसमें हमारा आपने मोस्टली देखा होगा द मृदुल करके एक चैनल है। तो उस पे जो वे अपना कंटेंट प्रस्तुत करता है, तो वो एक नौटंकी का ही रूप है। तो ये तो हमारा उत्तर प्रदेश की नौटंकी हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे लोकनाट्य के विविध रूप भारत की संस्कृति, भक्ति और लोक जीवन को अभिव्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट, जो भारत के विभिन्न लोकनाट्य रूप हो गए, चाहे रामलीला हो गई या रासलीला हो गई, चाहे माच हो गए या नौटंकी हो गए, तो ये सभी हमारी संस्कृति, भक्ति और लोक जीवन को अभिव्यक्त करते हैं। रामलीला और रासलीला धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व करती है। माच और नौटंकी सामाजिक संदेश और मनोरंजन का माध्यम है। तो जो रामलीला और रासलीला है वह हमें धर्म और आस्था का संदेश देती है। वहीं पे जो हमारा माच और नौटंकी हो गया वो हमें समाज सुधार और मनोरंजन का माध्यम हमें दिखाती है। तो इनसे पता चलता है कि लोकनाट्य जनता के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ। तो इन सब में एक बात समान मानी जाती है कि ये सभी जनता के जीवन से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। तो अगली बार स्टूडेंट, जब आप किसी मेले में रासलीला देखे या रामलीला देखे, तो किसी चौपाल पर नौटंकी सुने या रामलीला का मंचन देखे, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये केवल नाटक ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति की धड़कन भी है। तो यही था हमारे लोकनाट्य का जादू। इसी के साथ ही हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष भी कंप्लीट होता है। साथ ही हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और यहीं पे ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 और 2, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट इससे पहले की वीडियो में है, चैप्टर नंबर 2 मैंने अभी आपको बताया। तो यही थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।